ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी करने वाले हैं, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी जनरल एक्सिस। ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक एक्सिस हमें नहीं दिया हुआ हो, जनरल एक्सिस के अबाउट कितने आसानी से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम एक बार के लिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है वो एक बार ध्यान दो। हमारे पास एक जनरल बॉडी है, ठीक है। ये जनरल बॉडी में हम तीन एक्सिस तो इन जनरल ले लेते हैं। सपोज करो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, एंड सपोज करो दिस इज माई जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरीके से निकालते हैं, इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया तो डेफिनेटली हमारे पास है। इस पॉइंट तक वो आ चुका है, अलग अलग टेक्निक्स हमने देखे हैं, लेकिन अभी तक जो टेक्निक के बारे में हमने बातचीत नहीं की वो ये है, जो मान लो हमारे पास एक जनरल एक्सिस है, ये जनरल एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर है, दैट यूनिट वेक्टर इज एन कैप। मैं लिख दे रहा हूं, यूनिट वेक्टर along the axis, जो हमारा जनरल एक्सिस है, that is taken as say n cap। ठीक है, so we have to find the moment of inertia of the body about n cap। ठीक है, अच्छा, n cap के बारे में अभी तक हमें बाकी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। मान लो एक चीज, एन कैप मेक्स एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। जो हमारा एन कैप है वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाता है। यानी क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम डेफिनेटली क्या बोलेंगे, आई कैप। वाई के अलोंग जो है वो है जे कैप, और जेड के अलोंग जो है वो है के कैप। तो हम लिख सकते हैं यहां पर आई कैप डॉट एन कैप, दोनों यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो 1 है, दैट कैन बी रिटन एज कॉस अल्फा। जे कैप डॉट एन कैप कैन बी रिटन एज कॉस बीटा, और के कैप डॉट एन कैप दैट इज इक्वल्स टू कॉस गामा। ठीक है, अच्छा, कॉस अल्फा, cos beta and cos gamma are called the direction cosines of the line। यानी इस दिस केस लाइन जो है वो बेसिकली हमारा एक्सिस है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस। वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, थिंक अबाउट इट। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है वो हमेशा हमारा 1 होगा ही होगा। ट्राई टू थिंक अबाउट इट, मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं। मान लो हमारे पास कोई भी एक जनरल लाइन है, इसका प्रूफ मैं एनी ऑफ वेक्टर में दिया था। ठीक है, वेक्टर्स में जाके वहां पे रिव्यू करो, मैं इसका प्रूफ नहीं देने वाला हूं, एक बार एक बेसिक पॉइंट पे समझा देता हूं।
मान लो हमारे पास जनरल जो है वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो जब मैं इसको आई के साथ डॉट लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कॉस अल्फा आ जाएगा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कॉस बीटा है वो आ जाएगा बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉस गामा आ जाएगा सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इनको जब मैं स्क्वायरिंग एडिंग करूंगा तो ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। तो वो कट के हमारे पास डेफिनेटली 1 हो जाएगा। सो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनका स्क्वायरिंग एडिंग करके हमारे पास सम जो आएगा दैट विल बी ऑलवेज 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने अभी तक और भी कुछ कुछ चीजें डिफाइन किए थे। ठीक है, क्या चीज डिफाइन किए थे हमने, लेट्स सी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, जो आई एक्स होता है दैट कैन बी रिटन एज समेशन एम आई इंटू वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। यानी एक्स एक्सिस से जनरल पॉइंट का डिस्टेंस जो लेना है उस पर हमारे पास जो आएगा दैट विल बी सिंपली वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। आई वाई हमने सिमिलरली डिफाइन कर सकते थे समेशन एम आई इंटू जेड आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर, और आई जेड जो था दैट इज समेशन एम आई इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। ये तीन चीजें तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे। कोई एक पर्टिकुलर बॉडी का आई एक्स आई वाई और आई जेड इस तरीके से डिफाइन था, और अब हम लोग कुछ नया चीजें डिफाइन करेंगे। तो न्यू डेफिनेशन जो है वो न्यू डेफिनेशन के बारे में एक बार ध्यान दो। ठीक है, न्यू डेफिनेशन के बारे में एक बार ध्यान दो। हम डिफाइन करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये एग्जैक्टली क्या होता है वो जानने की जरूरत नहीं है, ये इंजीनियरिंग की चीजें हैं। ठीक है, अगर सिविल इंजीनियरिंग या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स में हमें फर्स्ट ईयर में करना पड़ता है ये सारी चीजें, बट अभी राइट नाउ उनकी कोई जरूरत नहीं है। हम कुछ डेफिनेशंस उठाएंगे। आई एक्स वाई दैट इज डिफाइंड एज समेशन एम आई इंटू एक्स आई वाई आई। एक्स आई उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई आई उसका वाई कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली आई वाई जेड इज डिफाइंड एज समेशन एम आई इंटू वाई आई जेड आई। ठीक है, एंड आई जेड एक्स इक्वल्स टू समेशन एम आई इंटू जेड आई एक्स आई। So these are the new 3 definitions that we are going to use. ठीक है, अभी राइट नाउ मान लो ये कोई चीजें होती है, हमें केवल इनके डेफिनेशंस की ही जरूरत है, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस की हमें एज सच कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा नाउ अब हम लोग अगर बात करें अबाउट द जनरल एक्सिस, अब अगर हम बात करें अबाउट द जनरल एक्सिस, लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लिखते हैं IN। ठीक है, ना IN को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है IN पे जो आएगा वहां पर आएगा समेशन एम आई इंटू एक्सिस से उस पर्टिकुलर टुकड़े का डिस्टेंस। यानी IN जो है वो मैं लिख सकता हूं दैट विल बी समेशन एम आई इंटू मॉड ऑफ आर आई वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर का होल स्क्वायर।
RI वेक्टर क्रॉस n वेक्टर जो है वो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देने वाला है। सिंपल सी बात है, ध्यान दो, ये है सॉरी यहां पे n वेक्टर लिख दिया, दिस इज n कैप, सॉरी ठीक है, यूनिट वेक्टर है, सॉरी। हाँ, तो RI वेक्टर क्रॉस n कैप का होल स्क्वायर। ध्यान दो कैसे मैं बोल रहा हूं। मान लो यहां पर हमारा ओरिजिन है, यहां पर है मेरे पास पॉइंट P, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है दिस इज माई RI वेक्टर, द पोजिशन वेक्टर RI वेक्टर, और जो हमारा एक्सिस है दैट इज सपोज लाइक दिस, तो ये हमारा n कैप का डायरेक्शन देता है। तो हमें जो डिस्टेंस चाहिए दोस्तों ध्यान देना, वो यहां से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत है। तो ये जो हमारा P है, RI वेक्टर और इसके बीच का एंगल अगर हमारे पास थीटा है, RI वेक्टर और n कैप के बीच में एंगल अगर हमारा थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ RI साइन थीटा, एंड इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी नथिंग बट RI वेक्टर क्रॉस n कैप का मॉड। आई होप ये चीज हमें समझ में आ गया है। सो दिस इज ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। नाउ विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये लिख सकते हैं या नहीं, जो हमारा RI वेक्टर है that can be written as xi I cap plus yi z j cap plus zi into k cap, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। RI वेक्टर हम लिख सकते हैं xi I cap plus yi j cap plus zi k cap। इसके साथ हमें n क्रॉस का जो है वो हमारा क्या लेना है, क्रॉस लेना है। तो n कैप जो है इन वेक्टोरियल टर्म्स आई कैन से दैट इज कॉस अल्फा I कैप प्लस कॉस बीटा j कैप प्लस कॉस गामा k कैप, क्योंकि वही तो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस है, यानी x y और z के अलोंग जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स होंगे वो डेफिनेटली हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा होंगे, वही तो हमारा फंडा था। तो हमने n कैप डिफाइन कर दिए और RI वेक्टर हमने डिफाइन कर दिए, तो यहां पर हम जो लिख सकते हैं RI वेक्टर क्रॉस n कैप जो आएगा हमारे पास, दिस इज I J K, यहां पर x y z कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये हमारे पास आएगा। एंड इफ आई एक्सपांड दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू I कैप इंटू वाई आई कॉस गामा माइनस जेड आई कॉस बीटा, ये I कैप क्या आएंगे, प्लस j कैप इंटू ZI कॉस अल्फा माइनस XI कॉस गामा प्लस k कैप इंटू XI कॉस बीटा माइनस YI कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास I कैप J कैप और K कैप आ गए हैं। तो ये समझो मॉड ऑफ RI क्रॉस N कैप इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, दैट विल बी सिंपली इन तीनों का रेस्पेक्टिव स्क्वायर्स। तो रेस्पेक्टिव स्क्वायर्स अगर मैं खोलूं, पहले एक बार YI स्क्वायर के साथ क्या आएगा, ध्यान दो, YI स्क्वायर के साथ आएगा कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा।
ये हमारे पास आएगा वाई आई स्क्वायर के साथ। या फिर एक उल्टा काम करते हैं, सुनो, कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ क्या आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ क्या आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा एक बार यहां पर आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा एक बार यहां पर आएगा, तो ध्यान देना दिस इज जेड आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, ये आएगा। प्लस कॉस स्क्वायर बीटा के टर्म्स में क्या आएगा? कॉस स्क्वायर बीटा में जो आएगा यहां पर आ जाएगा जेड आई स्क्वायर, यहां पर आएगा एक्स आई स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर गामा का अगर मैं टर्म्स देखूं तो कॉस स्क्वायर गामा में आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। ये हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का टर्म आएगा, माइनस 2 टाइम्स कॉस बीटा कॉस गामा वाई आई जेड आई, माइनस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस गामा एक्स आई जेड आई, माइनस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा एक्स आई वाई आई आएगा। ये हमारा सारे के सारे टर्म्स का सम जो है वो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इफ आई नाउ पुट इट बैक, तो मेरे पास आई एन जो आएगा, गौर से ध्यान देना, फर्स्ट टर्म क्या आएगा? समेशन एम आई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समेशन एम आई इंटू वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, प्लस अगले टर्म में सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा हमारा बाहर आ जाएगा, समेशन वाई आई इन जेड आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर आएगा। और उसके अगले टर्म में कॉस स्क्वायर गामा इंटू समेशन एम आई इंटू क्या आ जाएगा? एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। तो ये हमारे प्राइमरी टर्म्स जो है वो तो आ चुका है, एंड उसके बाद जो बचता है माइनस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा समेशन एम आई एक्स आई वाई आई, माइनस 2 टाइम्स कॉस बीटा कॉस गामा समेशन वाई एम आई वाई आई जेड आई, माइनस 2 टाइम्स कॉस गामा कॉस अल्फा समेशन एम आई जेड आई एक्स आई। ये मेरे पास आई एन आ जाएगा। नाउ क्लियरली सी, ये जो टर्म है दिस इज इक्वल्स टू आई एक्स, this term is iy, this term is iz, this term is ixy, this term is iyz, this term is izx. so in मेरे पास आएगा cos square alpha into ix plus cos square beta into iy plus cos square gamma into iz माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा आई एक्स वाई माइनस 2 cos बीटा cos गामा आई वाई जेड माइनस 2 cos गामा cos अल्फा आई जेड एक्स। ये हमारे पास इन जनरल आई एन आ जाएगा, ये हमारे पास इन जनरल जो है आई एन आ जाएगा।
बट ऑब्वियसली हम देख सकते हैं ये हमारा काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग विदाउट प्रूफ एक थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं इंट्यूटिवली तो इसको प्रूफ कर दूंगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट प्रूफ जो है दैट इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम क्या बोलता है? इट इज ऑलवेज पॉसिबल, it is always possible to choose three mutually perpendicular axes. It is always possible to choose three mutually perpendicular axes such that product of moment of inertia becomes individually zero. हम तीन एक्सिस को हमेशा इस तरीके से चूज कर सकते हैं जो कि जो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज है, यानी बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं इस तरीके से एक्स वाई और जेड को तुम चुन सकते हो। आई एक्स वाई हमारा जीरो हो जाएगा, आई वाई जेड भी हमारा जीरो हो जाएगा और आई जेड एक्स जो होगा वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू चूज द एक्सिस लाइक दिस, ठीक है। और ये जो तीन एक्सिस होता है, these three axes are called principal. These three axes are called the principal axis x, y and z, ठीक है। ये इस थ्योरम कहता है, इंट्यूटिवली हम स्पेशल फिगर्स के लिए समझाएंगे जो कौन सा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। बाकी इसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रूफ जो है दैट इज अ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, हमें उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। बट हम इस तरीके से हमेशा चूज कर सकते हैं जो कि हम इसमें जो हमारा आई एक्स वाई, आई वाई जेड और आई जेड एक्स जो है वो तीनों टर्म जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा। बाय द वे जो प्रोडक्ट है आई एक्स वाई और आई वाई एक्स आर ऑलवेज सेम, आई वाई जेड एंड आई जेड वाई आर ऑलवेज सेम एंड आई जेड एक्स एंड आई एक्स जेड आर ऑलवेज सेम, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लीकेशन में हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल, राइट। सो ये वाला प्रिंसिपल थ्योरम को यूज करते हुए आई एन का जो नया वैल्यू आएगा, ये तीनों टर्म हमारा इंडिविजुअली जीरो हो जाएगा। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ आई एन विल बी cos square alpha into ix plus cos square beta into iy plus cos square gamma into iz। ये जो जनरलाइज आई एन है उसको हम लोग हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, ये चीज हमें डायरेक्टली याद रखने की जरूरत है, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? फाइंड moment of inertia of a cube of mass m and side A about its body diagonal। इसका जो बॉडी डायगोनल है उसके अबाउट जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालनी है। अच्छा, मैं इंट्यूटिवली
तुम लोगों को जो क्यूब है उसका प्रिंसिपल एक्सिस को समझाता हूं। अच्छा ध्यान दो, ये हमारा क्यूब है, ये है हमारा क्यूब, ठीक है। ओके, नाउ जो हमारा सेंटर ऑफ द क्यूब है उसको ओरिजिन लो, जो हमारा सेंटर ऑफ द क्यूब है उसको ओरिजिन लो, और सेंटर ऑफ द क्यूब को ओरिजिन लेते हुए टेक इट एज वाई, टेक इट एज जेड, एंड उसके बाद जो हमारा एक्स है वो इसके मिड पॉइंट से ऐसे करते हुए बाहर निकलेगा, ये सामने वाले फेस के मिड पॉइंट से ऐसे करते हुए बाहर निकलेगा। अब अगर मैं ये तीनों को एक्स वाई और जेड मानता हूं, ये तीनों को अगर मैं एक्स वाई और जेड मानता हूं, तो ध्यान देना ये 8 ऑक्टेंट पे इक्वली डिवाइड होगा, तो मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए जितने बार वाई पॉजिटिव होगा उतने बार ही वाई नेगेटिव होगा। तो जब मैं समेशन मान लो वाई जेड आई करूंगा, डजेंट मैटर व्हाट हैपेंस विद जेड आई, केवल वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल टर्म्स जितने बार पॉजिटिव में आएगा उतने ही बार मेरा नेगेटिव में आएगा। उन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा वो डेफिनेटली हमें 0 देने वाला है। तो यहां पर जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वो सिंपली हमारा जो सेंटर है उस सेंटर ऑफ द क्यूब में तीनों फेस के अलोंग परपेंडिकुलर बना लो, एंड दैट विल गिव मी माय एक्स वाई एंड जेड। और जो बॉडी डायगोनल के अबाउट हमें निकालना है, दिस इज द बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रिंसिपल एक्सिस का चॉइस क्यूब के केस में हमें समझ में आ गया है। अच्छा, जनरल प्रिंसिपल एक्सिस का फंडा सुनना, कोई भी सिमेट्रिक एलिमेंट के लिए एक एक्सिस तो हमेशा लेना है जो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। फॉर एग्जाम्पल चाहे कोन हो चाहे टेट्राहेड्रॉन हो, उस पे एक तुम्हें एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो मिलेगी, तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें लेना है, और बाकी दोनों उसके परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो उसके अलोंग हमें y और z को लेना है। अच्छा, उसका लोकेशन जो है वो चूज करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सिलेंडर है तो एग्जैक्टली मेरा मिड पॉइंट पे होगा, तो एग्जैक्टली हमारा मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है। बाकी दूसरे फिगर्स के लिए चॉइस तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो निकालना हमारे लिए जरूरत नहीं है। बट ये थ्योरम का इंट्यूटिव प्रूफ जो है वो हमें यहां से समझ में आ जाता है। ओके दोस्तों, तो क्यूब के लिए देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर हमारे पास जो क्यूब था वो था ए क्रॉस ए का क्यूब, ठीक है। सो कोई भी अपने मर्जी से एक एक्सिस चुन लो, बाय सिमेट्री ये तीनों के लिए तो सेम ही होगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये अगर हमारा एक्सिस है मान लो फॉर एग्जांपल z, तो दिस इज L, सो हाइट डज नॉट मैटर, तो ये जो मेरा लप्पड़ पड़ेगा ये वाला L मेरा कोई काम का नहीं रहेगा। तो IZ जो होगा दैट विल बी सॉरी L लिख दिया A, सॉरी दैट विल बी सिंपली m²/6। स्क्वायर प्लेट का इतना ही होता है। एंड बाय सिमेट्री ऑब्वियसली बात है, यहां पर हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू Ix विल बी इक्वल्स टू Iy। अच्छा, बॉडी डायगोनल जो है उसमें n कैप हम क्या लिख सकते हैं, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, प्लस या माइनस है आई डोंट केयर, √3, ठीक है, बाई √3। ये हम जानते हैं बॉडी डायगोनल का स्पेशल केस, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों इक्वल होना चाहिए। यहां पर भी प्लस माइनस, यहां पर भी प्लस माइनस, यहां पर भी प्लस माइनस,
मैंने एक स्पेशल केस ले लिया, इट डजंट मैटर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, दैट विल बी 1/3। ठीक है। सो आई एन जो आएगा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू आई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू आई वाई प्लस cos square gamma into iz, and if I add the 3, this will come out to be equals to ms square by 6. तो in जो होगा that will be simply ms square by 6, यानी about the body diagonal हमारा ms square by 6 ही आएगा। ठीक है। Now what about the body diagonal of a cuboid? ठीक है। जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जो है उसका मास दिया हुआ है m और साइड्स जो है वो है हमारा a, b और c। ठीक है। सो हम अब यहां पे क्यूबॉइड बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। दिस इज माई a एंड दिस इज माई b। इसका फेसिंग फेस कुछ इस प्रकार से है, और उसके बाद जो ये वाले हैं ये है हमारे C। This is my cuboid. So the body diagonal will look something like this. ये हमारा ऐसे टेढ़ा हो गया, लेकिन ठीक है, भावनाओं को समझ लो। This will be my body diagonal. And now सेंटर से मैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बना लेता हूं। ये है हमारा Z, ये है हमारा Y और ऐसे है मेरा X। ये है हमारा X, Y और Z। अच्छा, I X के अलोंग हमारा जो लपड़ पड़ेगा उस पे C जो है वो समेट जाएगा। तो I X जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली m/12 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब y के अलोंग लपड़ पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है a हमारा समेट जाएगा। तो a अगर हमारा समटेगा तो इट विल बी m/12 इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और z के अलोंग जब लपड़ पड़ेगा, z के अलोंग जब लपड़ पड़ेगा तो ऑब्वियसली b हमारा समेट जाएगा। तो वो a और c का स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लेन बचेगा। तो iz जो होगा दैट विल बी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों ने ix, iy और iz का वैल्यू जो है वो हमने निकाल लिए हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा? हमें उसके वैल्यू निकालने की जरूरत है। अच्छा, जो हमारा n कैप होगा वो n कैप क्या होगा? कौन से ध्यान देना। अच्छा, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है। यहां पर पहुंचने के लिए, टॉप मोस्ट कॉर्नर में पहुंचने के लिए हमें एक्स एक्सिस के अलोंग c चलना पड़ेगा, y एक्सिस के अलोंग c मतलब c/2 चलना पड़ेगा, y एक्सिस के अलोंग जो है वो डेफिनेटली हमें चलना पड़ेगा a/2, और z एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा डेफिनेटली b/2।
तो हमारे पास एन कैप जो आएगा विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, सी आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस बी के कैप बाई इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर से डिवाइड कर दो। देखो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, आई डोंट केयर, आई डोंट नीड टू नो। ये डेफिनेटली हमारे पास आएगा आई के अलोंग। अच्छा देखो बाय द वे c/2 चलो या फिर c/2 b/2 a/2 चलो या फिर c/b/a चलो, डायरेक्शन नहीं बदलने वाला है। तो x के अलोंग c, y के अलोंग a और z के अलोंग हमें b चलना पड़ेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा जो आएगा दैट विल बी c स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। cos स्क्वायर बीटा जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और cos स्क्वायर गामा जो आएगा दैट इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। सो अब इसको अगर मैं पुट बैक करूं मेरे फॉर्मूले में, तो आई एन जो आएगा, आई एन मेरे पास क्या आएगा, आई एक्स इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा तो m/12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सब में कॉमन जाएगा। बाकी जो टर्म बचेगा वो देख लो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर इंटू दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इंटू दिस यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हर टर्म हम देख सकते हैं दो बार आ रहा है। तो इन जनरल जो हमारा आई एन आएगा दैट इज m/6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारे पास जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाने वाला है अबाउट द बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। उम्मीद है ये हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स तो नहीं पूछा जाएगा। बाकी अगर वियर्ड एक्सिस है, जनरल एक्सिस है, हम इस तरीके से डेफिनेटली निकाल सकते हैं। ओके